हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग EMRS के लिए TGT PGT JSA तथा हॉस्टल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। PYQs को सॉल्व कर रहे हैं जो भी NVS KVS तथा DSSB में पूछे गए हैं। आज हम लोग पॉलिटी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली NVS KVS तथा DSSB में। साथ ही इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की। हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत की, मतलब कि जो भारतीय संविधान बनाया गया है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से लिया गया है, कैसे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से ली गई है संसदात्मक प्रणाली। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली है भारत में, ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मतलब कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है और भारत में भी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तथा संसदीय विशेषाधिकार व संसद तथा विधानमंडल की जो प्रक्रिया है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। बात करेंगे अमेरिका के संविधान की, तो यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। साथ ही जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में सर्वोच्च क्या है, भारत में सर्वोच्च है संविधान। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान तथा उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको हटाने का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान की, तो यहाँ से लिया गया है नीति के निदेशक तत्व, मतलब कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी ली गई है आयरलैंड से। साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है कितने, 12 व्यक्तियों का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो यहाँ से ली गई है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मनी के वाइमर संविधान की, तो यहाँ से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ हैं ये जर्मनी से ली गई हैं। यदि पूछे आपातकाल कहाँ से लिया गया है तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति होती है वो ली गई है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था ली गई है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगे, ये भी प्रावधान लिया गया है कनाडा से। यदि बात करें साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है, मनोनयन हम लोगों ने पढ़ा पीछे, कहाँ से लिया गया है, आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। रूसी संविधान से क्या लिया गया है, ये मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रसिया से। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में अमेंड करके जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ा वो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये लिए गए हैं फ्रांस से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ये भी याद रखिएगा। यदि हम बात करें संविधान के भाग की, तो संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। पहला भाग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से, ये है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। यदि बात करें भाग 2, ये संबंधित है नागरिकता से और इसमें है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, ये कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है और ये है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। यदि बात करें भाग 4 की, तो ये इसमें है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जो कि है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और भाग 4 का
इसमें है मूल कर्तव्य, मतलब कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये है आर्टिकल 51 का में। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 5 की, तो इसमें है संघ, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। और भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है राज्य। 5 में है संघ लेकिन 6 में है राज्य, और ये है 152 से लेके 237 तक। यदि बात करें भाग 7 में क्या है, तो इसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। इन्हें 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची के द्वारा निरसित कर दिया गया है आर्टिकल 238 के तहत। और भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर 242 में है। भाग 9 में क्या है, तो इसमें है पंचायतें, और ये है आर्टिकल 243 क से लेकर 243 न तक। और भाग 9 क में क्या है, तो ये है नगर पालिकाएँ। पंचायतों को जोड़ा गया था संविधान में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, और नगर पालिका को जोड़ा गया था नगर पालिका को संविधान में जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। तो ये है 243 त से लेकर 243 या छ। यदि बात करें भाग 9 ख की, तो इसमें है सहकारी समितियां, और ये है 243 या ज से लेकर 243 या न तक। भाग 10 की बात करें तो इसमें है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर 244 का तक है। अब हम बात करेंगे भाग 11 की, तो इसमें है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविधान तथा वाद है आर्टिकल 264 से लेकर 300 का तक। अब हम लोग बात करेंगे भाग 13 की, तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। बात करें भाग 14 की, तो इसके अंतर्गत आता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। भाग 14 का में है अधिकरण 323 का से लेकर 323 खा में। भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेकर 329 का तक है। और भाग 16 ये संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। बात करेंगे भाग 17 की, तो इसमें आता है राजभाषा, 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक है। और आपात उपबंध ये है भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। और प्रक्रिया ऋण ये है भाग 19 में। और संविधान का संशोधन, जो कि लिया कहाँ से गया है, साउथ अफ्रीका से, ये है आर्टिकल 368 के तहत भाग 22 में। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ये है भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। यदि बात करें भाग 22 की, तो इसमें आता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन, आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। अब हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की, तो संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है, तो इसमें है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में है प्रमुख वेतन तथा भत्ते। इसमें भी भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध है। और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के जो सभापति होगा, कौन? उपराष्ट्रपति। और उपसभापति तथा राज्यों के विधान सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जो विधान परिषद होती है उसके सभापति और उपसभापति, इन सभी के बारे में उपबंध है अनुसूची 2 में। और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में है, और तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है। तो इतने ही हैं, इनसे कोई अलग आए तो वो सही नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरी अनुसूची की, तो इसमें आता है विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के वक्त शपथ या प्रतिज्ञान। तो सेकंड में क्या है? शपथ है। तो थर्ड में क्या है? शपथ है। बात करें फोर्थ अनुसूची की, तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और बात करें 5वीं अनुसूची की, तो इसमें आता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तथा 6ठी अनुसूची में प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। कौन कौन से इसमें आता है? इसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसको याद रख सकते हैं ATM²। A स्टैंड फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय एंड मिजोरम। याद रखिएगा, मणिपुर नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, तो एक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, प्रेजेंट में 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे, अभी कितने हो गए? 61 हो गए। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 थे, और अब कितने हो गए हैं? 51 हो गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, ये संबंधित है भाषाओं से। तो भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, इनका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची संबंधित है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण से। साथ ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में इन्हें शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 10वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है और ये संबंधित है दल बदल से, और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, तो ये संबंधित है पंचायतों की शक्तियों से, और इसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसमें कुल विषय कितने हैं? 29 विषय हैं, याद रखिएगा, विषय भी पूछता है। नेक्स्ट बात करेंगे 12वीं अनुसूची की, तो ये नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है, और इसे 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। इसमें विषय हैं 18, तो पंचायतों में 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी उनसे जुड़े अध्यक्ष के बारे में। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि बात करें प्रारूप समिति की, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जनरल अवेयरनेस में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आए हैं या फिर आ सकते हैं, तो जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मूल अधिकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो ये थे 7। बात करेंगे कौन कौन से अधिकार थे। पहला तो था समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल था 25 से 28 के बीच में, और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार ये शामिल है 29-30 के बीच में। संपत्ति का अधिकार ये था आर्टिकल 31 और 19 च के बीच में। तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों को अधिकारों को इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए? तो जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अब इसे भाग 12 में आर्टिकल 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ना कि मूल अधिकार है अब। तो अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की। तो इसमें आर्टिकल 36 कहता है कि जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, यह भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। और आर्टिकल 37 क्या कहता है? तो ये भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट जितने भी तत्व हैं उनको विधि बनाते समय लागू करे। यानी कि जो राज्य है, इसका यह कर्तव्य होगा कि वो विधि बनाते समय इन विधियों को लागू कर सके, किंतु यह किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो DPSP है, क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? तो ये प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 38। तो ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और आर्टिकल 39 का क्या कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के संगठन की, और आर्टिकल 41 बात करता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता आदि पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 बात करता है काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूतित सहायता का उपबंध तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। आर्टिकल 42 बात करता है। आर्टिकल 43 कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है, मतलब ये मनरेगा से संबंधित है। आर्टिकल 43 का क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 41 खा यह सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन की बात करता है, और इसे 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें आर्टिकल 44, तो ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है,
और आर्टिकल 45 ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा 6 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनके लिए, बालक सिर्फ मतलब लड़कों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बालक बालिका दोनों आएंगे, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना। और इसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये बात करता है आर्टिकल 45। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। और आर्टिकल 47 ये पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। क्या ये राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 बात करता है कृषि और पशुपालन के संगठन की, तथा 48 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा की बात करता है। और इसे भी 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अधिनियमित और स्थापित किया गया था। और आर्टिकल 49 बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की, तथा आर्टिकल 50 बात करता है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की। और आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की। आर्टिकल 51 का किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से, जिसे कहाँ से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। अब हम लोग आपातकाल और राष्ट्रपति शासन से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले आपातकाल की घोषणा ये किस आर्टिकल में है, तो ये है 352 में, तथा आपात की उद्घोषणा का प्रभाव ये है आर्टिकल 353 में, तथा जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना, ये है आर्टिकल 354। नेक्स्ट है 355 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 356 कहता है कि जो राज्य हैं यहाँ पे संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध मतलब कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है आर्टिकल 356। और 357 क्या कहता है कि 356 के अधीन जो की गई उद्घोषणा है इसके अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग होगा। और आर्टिकल 358 कहता है कि आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन होगा। आर्टिकल 359 ये आपात के दौरान भाग 3 के द्वारा जो भी प्रदत्त अधिकार है इनके प्रवर्तनों का निलंबन है। आर्टिकल 360 याद रखिएगा ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम लोग पॉलिटी से जुड़े जितने भी एनवीएस, केवीएस और DSSS में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो ये थी 284। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। एनवीएस के पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो ये किया गया है एक बार 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और जो संविधान सभा है इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये थे BN राव। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और इन्होंने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 मतलब कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट है भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों के निलंबन की अवधारणा किस देश से प्रभावित है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान क्या है, तो ये आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, मतलब अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट यदि बात करें कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं और मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल अधिकार हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले कितने थे, 7 थे। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। भारत में जो सूचना का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है हमारा। 42 अमेंडमेंट के द्वारा नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं इस वर्ष में, मतलब कब संविधान में जोड़ा गया था, 1976 में। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा।
अब हम बात करेंगे प्रमुख रिट की, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकती है। तो इसमें कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले जो अधिनियम है उनको निष्पादित करने के आदेश को कहा जाता है। तो कौन सी रिट होगी? तो ये होगी परमादेश। आदेश है परमादेश। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जो कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ये हो जाएगा आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 61 है ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 44। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल के, तो ये संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता से। इसे 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 54। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 24। और ये है फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो ये है भाग 3 में। और भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये है 395। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 3। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार जो राज्य है, राज्य को इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 66। और जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 140। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 176। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा 110। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? मतलब संविधान संशोधन के बारे में पूछा है, तो यह है आर्टिकल 368। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो ये हो जाएगा पहली अनुसूची में। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद, नेक्स्ट है संविधान का आर्टिकल 14, ये भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अधिकार? तो हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 66। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जा सकता है ओनली लोकसभा में। किस आर्टिकल में है? 110 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, विधायिका, न्यायपालिका और कौन सा और होती है कार्यपालिका। नेक्स्ट है किस राज्य में विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने? 403 सीटें। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होता है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। शून्यकाल कब होता है? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? ओनली लोकसभा में। नेक्स्ट है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
तो इसमें हो जाएगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें कौन कौन होते हैं, तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के मेंबर होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। ये है आर्टिकल 148 के तहत। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 50। और भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब कि जो राज्य का गवर्नर होता है वो राज्यपाल होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यदि हम बात करें गणेश वासुदेव मावलंकर की, तो ये कौन थे, तो ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये है 552। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 30। लोकसभा के लिए क्या होनी चाहिए, लोकसभा के लिए क्या होनी चाहिए, लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विधानसभा कही जाती है। नेक्स्ट है दिल्ली विधानसभा में सीटें कितनी हैं, तो 70 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसी निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में कितने वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो भी पहले हो, तो इसमें हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। किसकी बात कर रहा है, निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु क्या है, वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष। लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए कौन उत्तरदायी है, वित्त आयोग। किस आर्टिकल में है, 280 में। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे NK सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी कहाँ से, तो ये की गई थी नागौर से। और पंचायत की अवधि होती है अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति की गई तारीख से 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था, तो ये संबंधित थे पंचायती राज से। और पंचायत का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो ये किया गया था 7 संशोधन के द्वारा। और इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम के द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को किस मामले में फैसले को खत्म कर दिया गया था, तो ये था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट बात करेंगे 11वें मौलिक कर्तव्य की, तो इसको संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था कौन से, तो ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और ये शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के 55 संशोधन 1986 के अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। और 122वां जो संविधान संशोधन आया था GST विधेयक 2014, इसकी पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये था असम। नेक्स्ट बात करेंगे किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और भारतीय संविधान के आमुख में 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था क्या, और ये बात करता है भारतीय संविधान के प्रियम्बल मतलब कि प्रस्तावना में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आज हम लोग कंप्लीट पॉलिटी के PYQ को डिस्कस किया। इसी तरह हम लोग EMRS के लिए डेली टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।